पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा पुष्पा फिल्म में दिखाए जाने वाला लाल चंदन और उसकी तस्करी, जंगलों के बीचे बीच तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर, उसे देखकर आप लोगों को तो ऐसा जरूर लगा होगा कि आपने ऐसा ही कुछ पहले भी देखा है। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई पुष्पा फिल्म आज सारे रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है। आज तक इस फिल्म में तकरीबन 300 रुपए करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, उस इंसान ने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों पर राज किया है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि ये इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। तो आइए जानते हैं क्या थी इस इंसान की डाकू बनने से लेकर मौत तक की कहानी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल एकलव्य आइकन को सब्सक्राइब कर लें। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर एक ही खबर दिखाई गई कि दक्षिण भारत के कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। जिसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं था। लेकिन सच्चाई यही थी कि वीरप्पन का एनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक के बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को कौन नहीं जानता। काफी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इन इंसान ने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को भी काफी बार चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। एक लंबे प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका। पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका नहीं गंवाया और मौका पाते ही उस पर 330 राउंड फायरिंग की, तब जाकर वीरप्पन पकड़ा गया। डाकू बनने की कहानी तो उसका 1962 में ही शुरू हो गया था। तब वह 10 साल का था। 10 साल की उम्र में ही उसने एक तस्कर का कत्ल कर दिया और उसी वक्त उसने फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मार डाला। वीरप्पन के गांव वाले के मुताबिक वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के अफसरों ने ही उसे उस्काया था। लेकिन जब वह स्मगलिंग के थ्रू वह पैसा कमाने लगा तो फिर वही अफसर उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए, जिनके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गए। बस फिर वहीं से शुरू हुई एक और नई कहानी। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र से ही वह हाथियों को मारकर उनके दांतों का स्मगलिंग किया करता था। और इसके अलावा वह तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काट कर ये उनकी लकड़ियों को भी बेचा करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती तो ये भागकर तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों का पालन करते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह से यह तमिलनाडु के पुलिस के साथ भी किया करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया, लेकिन इसी के बीच इसके खिलाफ कोई जाता था या इसे कोई पकड़ने के लिए कोशिश करता था तो ये उसे मौत का घाट उतार देता था। अब तक इसने करीबन 184 लोगों का मौत का घाट उतार दिया था। पैसों के लिए इसने बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता था और उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था। वह चाहता था कि देश का हर बच्चा उसे जाने। एक बार उसने रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन वह इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका। इसीलिए फिर 1995 ईस्वी में इसी जंगल में एक इंसान को आंखों पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कि कन्नड़ फिल्म में एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जैसे ही ये खबर बड़े बड़े न्यूज चैनलों को पता चला कि कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन द्वारा कर लिया गया है, तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। वीरप्पन की दहशत अब फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने के लिए एवज में उसने 50 करोड़ की मांग की। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं आए, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को चप्पे चप्पे को बेहतर तरीके से जानता था। लेकिन वीरप्पन यहीं पर नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटक के ही मिनिस्टर नगप्पा को ही किडनैप कर लिया। मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उसे मार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी।
आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार को एसटीएफ की चीफ कमान संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारियों को इकट्ठी करना शुरू कर दी। लेकिन विजय कुमार ये भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लान की जरूरत थी। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई और उन्होंने वीरप्पन के गैंग में अपने आदमियों को प्लांट करना शुरू कर दिया और वे इस प्लान में कामयाब भी हो गए। कुछ ही दिनों में उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल हो चुके थे। सबसे हैरान करने की बात यह थी कि पत्तों के चरमराने से जानवरों की आवाज़ पहचान लेने वाला वीरप्पन को यही पकड़ नहीं पाया कि उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी घुस चुके हैं। वक्त बदलता जा रहा था, वीरप्पन के लोग धीरे धीरे कम होने लगे थे। लेकिन इसी बीच विजय कुमार को ये पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरा का इस्तेमाल करता है। वह अपना वीडियो शूट करवाता और अपना मैसेज जिस तक पहुंचाना हो वो वीडियो उस तक पहुंचा देता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि वीरप्पन का एक आंख में दिक्कत है और हो सकता है कि वह अपना आंख का इलाज कराने के लिए जल्द ही जल्द कुछ न कुछ करेगा। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और ये बात बिल्कुल सही निकला। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन कोई न कोई तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल हो चुके थे, उन्होंने विजय कुमार के कहने पर वीरप्पन को आंख दिखाने के लिए उस्काया कि अगर वह समय रहते आंख का इलाज नहीं करवाएगा तो उसकी आंख खराब ही हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन एसटीएफ का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। लेकिन असलियत वे कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वह पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर से लेकर वार्ड बॉय तक सभी पुलिस के आदमी थे जो कि भेष बदले हुए थे। जब वीरप्पन जंगल से निकला तो उसे पपीरापट्टी के गांव के पास सड़क पर एक एम्बुलेंस मिली। वीरप्पन और उसके कुछ साथी एम्बुलेंस में बैठ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और इसी बीच ड्राइवर और वाटसन गाड़ी से निकलकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रुकी थी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले पहले से ही छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी तो पुलिस वालों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। करीब 330 राउंड की फायरिंग की थी, लेकिन उस 330 राउंड की फायरिंग में से वीरप्पन को 2 ही गोली लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर एक इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने गोली चलानी शुरू कर दी, तो जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था वीरप्पन जयसिंह द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, ये था दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन। आज उसी की कहानी से प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि आज के समय में यह बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे किसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।